ममता जी अच्छी हैं अपने राज्य में, केसीआर प्रभावी हैं अपने राज्य में, अरविंद केजरीवाल प्रभावी हैं दिल्ली में, लेकिन वहां का मतदाता ये भी सोचेगा कि इनको सारे सीट भी दे दें, 5 दिल्ली की, तो भी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, या केसीआर को 10 सीट दे दे तो भी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। कोई भी रीजनल पार्टी इतनी उदार नहीं हो सकती, मेरा अनुभव कहता है। क्या? क्योंकि टेलीविजन और अखबार के अलावा भी नेताओं के साथ संवाद रहता है, सत्संग रहता है, इसलिए जानता हूं कि वो जो बात अमिताभ तिवारी कह रहे कि भाई लोकसभा में कांग्रेस को वोट दो, ना ना, ममता बनर्जी बंगाल में पूरी ताकत से लोकसभा भी लड़ना चाहेंगी, विधानसभा तो लड़ेंगी लड़ेंगी, अखिलेश यादव भी यही करेंगे, केसीआर भी यही करेंगे, तो फिर कांग्रेस की मोटरसाइकिल कहां से घुसेगी उस जाम, ट्रैफिक जाम में। आज विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा है और 2024 में मोदी को हराने के सपने देख रहा है, पर अमिताभ अग्निहोत्री ने विपक्ष की सारी पोल ही खोलकर रख दी। यह डिबेट बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसे पूरा देखें कि अमिताभ अग्निहोत्री ने विपक्ष को कैसे आईना दिखाया। अखिलेश जी हो चाहे ममता जी, अब सुन लो, फिर आपने कहा बाबा ने, अरे अब आपको आगे, ममता जी हो, अखिलेश जी हो, केसीआर हो, नवीन पटनायक हो, नीतीश बाबू हो, तेजस्वी, जितने भी लोग हो, वो सब अपने अपने राज्यों की नगर पालिका सीमा तक कन्फाइंड है, उसके आगे तो फोटो ही का मामला है, बाकी वोट का तो है नहीं। तो कांग्रेस को लाभ कैसे मिलेगा? और अपने राज्य में वो कांग्रेस के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस में मुझे लग रहा है कि अतीत के जो पन्ने हैं उनको पलटने का, होमवर्क करने का काम समाप्त हो गया। ज्यादा उत्साही नौजवान आ गए, तो वो दिन भर ट्विटर खेल रहे, ऐसा मुझे लग रहा है, बुरा मत मानिए। सारी कहानी एक तरफ, ठीक, सारी कहानी एक तरफ, खड़गे जी क्या कह रहे, अरविंद जी क्या कह रहे, राहुल जी क्या कह रहे, मोदी जी क्या कह रहे, छोड़ो। आप उत्तर प्रदेश की गली में आ जाओ, वहां सपा बसपा का अलायंस नहीं हुआ तो एकता का क्या मतलब, आप मुझे समझाओ ना। फिर अपोजिशन यूनिटी का यूपी में क्या मतलब, टेल मी। मैं आपको उसी विषय पर उसी विषय पर आपको बता रहा हूँ अमिताभ जी। मैं बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि जो 2024 का जो चुनाव है, इसका केवल एक ही केंद्र बिंदु है। कौन दोस्त बचाओ की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है पूरे देश में, कौन सी पार्टी, और कौन देश बचाओ और संविधान बचाओ की लड़ाई को लड़ रहा है। ये लड़ाई बड़ी होती जाएगी जैसे जैसे 24 का चुनाव आएगा। मैं अपने 28 ईयर एक्सपीरियंस के बाद कह सकता हूँ, ये चुनाव केवल दो ही बातों पर खड़ा हो जाएगा। आप ठीक जोशी साहब, आपने इसको सैद्धांतिक बता दिया। मैं तो विशुद्ध प्रैक्टिकल आदमी हूं। आजमगढ़ जब आप हारे, धर्मेंद्र हारे, तो आपने कहा बसपा ने हरा दिया। रामपुर हारे, बोले बसपा ने स्ट्रेटेजिकली हरा दिया। तो बसपा खत्म तो होने गई। जब वो 6 महीने पहले आपको हरा रही थी आपके गढ़ों में, तो 24 में वो चद्दर ओढ़ के सो जाएगी, वो नहीं हराएगी आपको। एक मसला ये भी आया कि भाई आपने राहुल गांधी का मकान खाली कराने का नोटिस क्यों भेज दिया। कांग्रेस अब मुहिम चला रही है पूरे देश भर में कि मेरा घर भी राहुल का घर। क्या आप लोग थोड़े सबर कर लेते, जिसको भारत देसी भाषा में बोलते ठंड रख लेते, नहीं चिल कर लेते, चिल। अच्छा एक बात बताओ, वो एक भजन था, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, हम लोग तो सुनते रहे, का तेरे मन में समाई, फिल्म में भी गाना आया था। क्या दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई, का तेरे मन में समाई। दुनिया बनाने वाला हटा देते हैं, वो एक लाइन बस इतनी पकड़ते हैं, का तेरे मन में समाई। केजरीवाल जी की मन में क्या है, वो जिस उसमें है मिजाज में इस वक्त, कई बार मुझे डर लगता है सबको निपटा देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। आप पार्टी के भीतर भी लोग डरने लगे होंगे कि भाई जिसके बारे में जो भविष्यवाणी कर देंगे उसका काम लग जाएगा। नहीं देखो भैया तकी साहब, अरविंद जी जो बोले, एक बार सुन लो, हम तो अच्छी बात बोलते हैं आपके लिए। अरविंद जी जो बोले वो विधानसभा में बोले, वहां उनको एक कानूनी कवच हासिल है। क्या सदन के भीतर की कार्रवाई, क्या वो एक कानूनी कवच होता है क्या। इसलिए मैं कह रहा हूं सदन के बाहर बोलो, आजकल मौसम खराब चल रहा है, क्या बाद में छापामारी हो, पुलिस टांग के ले जाए, है 1000-1200 किलोमीटर कहीं लंबा है, पेशी में बड़ा कष्ट होगा। इसलिए अरविंद जी को तो बड़ा प्रोटेक्शन हासिल है।
अमिताभ तिवारी ठीक कहा ना मैंने, हाउस के अंदर आप बोल सकते हैं, लेकिन हाउस के बाहर बोलेंगे तो कोई भी गुड्डू पप्पू एप्लीकेशन दे देगा थाने में, तो मुश्किल हो जाएगी। मैं वही तो इतनी देर से पूछ रहा। खैर, अमिताभ तिवारी से समझ लेते हैं हम सब लोग, ये हम लोगों से बेहतर बताएंगे, ये काम ही ये करते हैं, गुणा गणित समझने का, वोट परसेंटेज, दिस दैट, किधर स्विंग हुआ, किधर क्या हुआ। अमिताभ तिवारी, यूपी में एसपी बीएसपी एक साथ नहीं आए, छोड़ दीजिए पिछला अनुभव कैसा रहा, एक साथ नहीं आए, तो फिर अपोजिशन यूनिटी का यूपी में कोई मतलब है क्या? नहीं, ऑपोजिशन यूनिटी का यूपी में कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी ने खुद ही कहा है कि हम कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे जी, और आज ऑपोजिशन यूनिटी की बात कर रहे हैं। नंबर एक, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आरपीआई अठावले का। देखिए, ऑपोजिशन यूनिटी एक ग्लैमरस चीज दिखता है, लेकिन इस ऑपोजिशन यूनिटी से कुछ खास फायदा ऑपोजिशन का जो लीडर है, मान लेते हैं कांग्रेस, उसको नहीं है। ऐसा क्यों होता है? समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करने से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश छोड़कर के किसी और राज्य में एक भी वोट नहीं मिलता है, एक एग्जाम्पल है। उसी तरह से ममता बनर्जी का बंगाल छोड़ दे कहीं और वोट नहीं है, केसीआर का कहीं और वोट नहीं है। तो ये इकट्ठा होंगे तो इकट्ठा होके करेंगे क्या? वोट तो ट्रांसफर हो नहीं रहा है किसी भी राज्य में किसी पार्टी के फेवर में, क्योंकि उन पार्टीज का तो दूसरे राज्यों में वोट ही नहीं है। तो ये एक पेपर पे अलायंस है, फोटो ऑपरेशन के लिए अच्छी बात है। यूपी में 37% वोट शेयर समाजवादी पार्टी का आया है और 44% वोट शेयर बीजेपी का है, यानी 7-8% का फर्क है अभी भी। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है वो ये है कि लोकसभा में मोदी फैक्टर काम में आ जाता है, विधानसभा में सिर्फ 8% बीजेपी मतदाताओं ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के चेहरे के नाम पे भाजपा को वोट किया था। यह नंबर लोकसभा में 33% हो जाता है, यानी जो ये गैप अभी दिख रहा है 7% का, ये गैप ऑटोमेटिकली 15-16% का हो जाता है, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा एलिमेंट है मोदी फैक्टर, वो आ जाता है पिक्चर में। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलग अलग लड़ेंगी। बहुजन समाज पार्टी का भी अभी कुछ भी नहीं कहे तो 12-13% है, हाँ 13% वोट उसको विधानसभा में आया है। तो ये जो वोट है, अगर वो अलग लड़ेगी तो ये तो इनकम्बेंट पार्टी यानी भाजपा को ही फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि वोटों का जो है वो विघटन होगा। तो ऑपोजिशन यूनिटी फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। आपने ईडी सीबीआई की बात करी, विपक्ष वही नैरेटिव की बात है। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? ईडी सीबीआई का रेट पड़ रहा है, ये सिर्फ हम अपोजिशन के लीडर्स पे पड़ रहा है, बीजेपी के लीडर पे नहीं पड़ रहा है। पहला जवाब होना चाहिए कि हमारे लीडर करप्ट नहीं है, इन पे गलत रेट पड़ रहा है। यह स्टेटमेंट कभी नहीं सुना हमने। हम ये सुन रहे हैं कि बीजेपी के लोगों पे रेट नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है आप एक तरफ से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे लीडर जो है वो करप्ट है, लेकिन बीजेपी के भी हैं, तो उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है, नैरेटिव जो है वो काफी क्लियर होना चाहिए। इस नैरेटिव के खेल में विपक्ष फंस रहा है। ठीक, बड़ी बात कही, और देखिए अच्छी बात कही अमिताभ तिवारी ने कि अगर ये बात इस ढंग से कही गई होती कि हमारे ईमानदार नेताओं को भ्रष्ट साबित करने की साजिश हो रही है, तो बात दूसरी होती। लेकिन हर खड़गे जी से लेके और नीचे तक सबने ये कहा, वो अपने तो पकड़ते नहीं हो। इसका सेंस क्या निकलता है गांव में कि भैया ये कह रहे कि हम कुछ कर लें तो पकड़ लेते हो, वो गुड्डू को नहीं पकड़ते हो। ये संकट है। प्रोफेसर साहब भी मेरी बात समझ रहे होंगे, मन में सहमत होंगे कि हाँ ये कम्युनिकेशन जो है थोड़ा गड़बड़ है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में महज 1 साल का समय ही बचा है। तमाम सर्वे में अभी भाजपा को बड़ी बढ़त हासिल है, लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बताते हुए बाकी क्षेत्रीय दलों को साथ लाने के लिए न्योता दे रही है, लेकिन कई क्षेत्रीय दल साथ आने को तैयार नहीं है। इन दलों में सपा, टीएमसी, आप, बीआरएस आदि जैसी दल शामिल है। हाल में ही अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम केसीआर, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने को एक साथ देखा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर, केजरीवाल जैसे नेता थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में है। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से भी मुलाकात की।
लेकिन अब राहुल के मुद्दे पर एक बार फिर से विपक्षी दल कांग्रेस के साथ नजर आते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास बड़ा मौका है कि वह विपक्षी दलों को साथ लाने के लिए एक बार फिर से पहल करे। हालांकि यह भी साफ है कि अन्य दलों के साथ लाने के लिए कांग्रेस को भी कई मोर्चों पर अपने पैर पीछे खींचने पड़ेंगे। मसलन लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा, ज्यादा सीटों की मांग नहीं करना, पीएम पद की उम्मीदवारी पर पहले से ही दावा नहीं करना आदि। यदि कांग्रेस सिर्फ राहुल के मुद्दे पर ही नहीं बल्कि आने वाले समय में विपक्षी दलों को एकजुट करने में भी कामयाब हो जाती है तो फिर आगामी आम चुनाव काफी ही दिलचस्प होने की संभावना रहेगी। भाजपा को भी कई सीटों पर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। 2024 में विपक्षी एकता को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।